देखिए, आज से आपका जो शुरू हो रहा है, आपका कानून नया कानून शुरू किया जा रहा है, उसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। यानी कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। आपका ये जो कानून है कहाँ कहाँ काम करेगा ये बता दिया जाए। ये आपका एक तो एमपी जे में ये कानून है, उसके बाद यूपी जे और एचजेएस में मेंस में है। यानी कि आपका यूपी में प्री में ये नहीं है बल्कि मेंस में है, और बिहार में आपका प्री और मेंस दोनों में है। यानी कि बिहार में ये कानून जो हम पढ़ाएंगे शॉर्टकट में एसआरए कहा जाता है, या इंग्लिश में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। ये फिर एक बार हम बता रहे हैं, ये बिहार में आपका जे में प्री और मेंस दोनों में है। यूपी में ये आपका एचजेएस और जे मेंस में आता है। फिर एमपी में प्री और मेंस दोनों में है, और तमाम राज्यों में है। तो आपका छोटे छोटे एक एक जो कानून है, आपका शुरुआती दौर में ही आपका पहले पीरियड में लगातार चलेंगे। उसके बाद आपका मेजर एक्ट चलेगा। सबसे पहले विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की उत्पत्ति देखी जाए, इसके बाद इसका इतिहास पढ़ा जाता है, और तब कुछ सामान्य बातें देखी जाती हैं। देखिए, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम जो इंटरव्यू में पूछा गया था आपका बिहार और यूपी जे में, कि एसआरए या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का बेस क्या है, थीम क्या है। तो आपका थीम जर्मी बेंथम का कोटेशन है। यानी कि एक विद्वान जर्मी बेंथम ने जो कोटेशन दिया है, उसी कोटेशन के आधार पर ये कानून आधारित हैं। अब उनका कोटेशन क्या है, कोटेशन के बाद उस कोटेशन को समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन या एक उदाहरण देखना है। तो जर्मी बेंथम ये कहते हैं कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, इसके बदले कोई अन्य समान वस्तु मुझे लेने के लिए बाध्य न किया जाए। लेकिन अगर अन्य समान वस्तु मुझे दी जाती है तो उसमें कोई मुझे आपत्ति या ऑब्जेक्शन नहीं है। यानी कि जो वस्तु जिसको मिलनी चाहिए उस वस्तु को उसे दे दिया जाए, यही कानून का नियम है, यही साम्य का नियम है, यही समता का नियम है, यही न्याय का नियम है। तो जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए। सबसे अच्छा उदाहरण, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट या संविदा किया, और संविदा ये किया कि ए ने बी से ये वादा किया कि वह अपना मकान उसे बेचेगा, यानी कि सेल करेगा। यानी कि ए ने बी से इस बात ए ने बी को वचन दिया, प्रामिस किया कि मैं अपना मकान तुम्हें 10 लाख रुपया में बेचूंगा। बाद में ए ने अपने वादे से ए मुकर गया, अर्थात ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, अर्थात संविदा भंग कर दी, अर्थात ए अपने वचन से मुकर गया। तो जो एग्रीड पार्टी हुई, यानी कि जो आपका पीड़ित पक्षकार हुआ, या हम व्यथित पक्षकार कहेंगे, वह कौन हुआ इस उदाहरण में, बी। अब भी आप वकील साहब हैं, बी आपके पास आता है, तो आप बी को क्या क्या उपचार ऐसे मामलों में दिलवाएंगे वह हम आगे अभी बताएंगे, अभी नहीं, पहले इस उदाहरण को समझिए। तो बी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर
न्यायालय से ये मांग किया कि हजूर ए ने हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वह मकान सेल करने का किया था, अतः मैं पैसा देने के लिए तैयार और तत्पर तत्पर हूँ और वह मकान मुझे दिलवाया जाए। यानी कि जर्मी बेंथम के अनुसार बी को जो वस्तु मिलनी चाहिए वह वस्तु उसे दिलवाया जाए। यानी कि बी ने ए ने वादा किया था मकान देने का, अगर ए अपने वादे से मुकर जाता है तो न्यायालय ए को आदेशित करेगा कि यह मकान तुम बी को बेचो, लेकिन आपका बी का भी कर्तव्य है कि जितना दाम तय है वह दाम वह ए को दे। तो ऐसी दशा में अगर न्यायालय उसी वस्तु को दूसरे पक्षकार को दिलवाता है तो एक लाइन में इसे कहेंगे आपका कि उसका विशिष्ट पालन करवाया गया। विशिष्ट पालन का मतलब कि वही वस्तु ए से बी को दिलवाई गई। तो जो ये सारे का मुख्य उद्देश्य है कि जो वस्तु जिसको मिलनी चाहिए या जो जिस वस्तु का हकदार है वह वस्तु उसे दे दी जाए। यानी कि ए ने बी से वादा किया था कि हम अपना मकान तुम्हें बेचेंगे, तो ऐसी दशा में न्यायालय ए को बाध्य करे कि वह अपना मकान बी को बेचे, क्योंकि बी को ये मकान मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि ए ने इस बात का क्या किया था, वादा। फिर जर्मी बेंथम कहते हैं कि जो वस्तु जिसकी है उसे दे दी जाए, यानी कि यह मकान बी को दे दिया जाए। यही ए सारे या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मुख्य एम है। लेकिन फिर एक बात कहते हैं कि अगर वह वस्तु न्यायालय नहीं दिलवाता तो ऐसी दशा में उसके बदले में कोई अन्य चीज भी दिलवा दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर न्यायालय यह मकान बी को नहीं दिलवा पाता तो ऐसी दशा में अन्य चीज ही दिलवा दे। अन्य चीज का मतलब ये हुआ कि पैसा वैसा दिलवा दे। यानी कि ए को आदेशित किया जाए कि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अतः ऐसी दशा में आप बी को कंपसेशन दीजिए, डैमेजेज दीजिए, यानी कि क्षतिपूर्ति दीजिए या नुकसानी दीजिए। तो अगर आपका न्यायालय ए से यह मकान बी को नहीं दिलवाता, यानी कि विशिष्ट पालन नहीं करवाता, यानी कि वही वस्तु ए द्वारा बी को नहीं दिलवाता जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो न्यायालय ए से बी को आपका मुआवजा दिलवा सकता है। ये जर्मी बेंथम का कोटेशन है और इसी कोटेशन पर आपका ये कानून आधारित है। अब इस कानून की, यानी कि जो इस कानून में बातें हैं, सबसे पहले उसकी उत्पत्ति देखी जाती है। यानी कि एकदम आपका जो हमें शुरुआत करनी है इस कानून के बारे में, वह एकदम प्राचीन काल से शुरू करना है। प्राचीन काल में संविदा उतना महत्व नहीं रखती थी। संविदा कब वैध होगी, कैसे पालन होगा, इसका कोई नियम कायदा ज़्यादा नहीं था। तो इंग्लैंड से हमें शुरू करना है। इंग्लैंड में इक्विटी कोर्ट होते थे, यानी कि साम्य न्यायालय होते थे। अब बिहार कई बार आपका इक्विटी कोर्ट के बारे में भी पूछता है और इक्विटी कोर्ट को आपको जानना ही होगा। यानी कि ये सारे जानने से पहले आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जानना पड़ेगा साम्य क्या है। तो सबसे पहले शब्दशः देखा जाता है कि जो ये साम्य है उसको इंग्लिश में इक्विटी कहा जाता है। इक्विटी शब्द इक्विटास से बना है और इक्विटास का मतलब होता है समतल करना।
समतल करना मतलब प्लेन कर देना, प्लेन कर देना का मतलब कि बराबर कर देना। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी कानून में कोई कमी हो या जहाँ भी कानून आपका कमज़ोर हो या जहाँ भी कानून में कुछ लोचा कहिए, लोचा यानी कि कुछ त्रुटि हो, तो साम्य के आधार पर न्यायालय उस त्रुटि की भरपाई करते थे या उस त्रुटि को दूर करते थे। और ये जो काम करते थे यह इक्विटी के आधार पर न्यायालय करते थे और साम्य न्यायालय करते थे। तो साम्य न्यायालयों की उत्पत्ति इंग्लैंड में होती हैं। फिर आपका जो चांसरी कोर्ट था, पिछली बार बिहार में बना था कि इंग्लैंड में जो चांसरी न्यायालय थे उन्हीं को इक्विटी कोर्ट यानी कि साम्य न्यायालय कहा जाता था। तो जब संविदा को कोई पक्षकार भंग करता था तो साम्य न्यायालय आपका पीड़ित को कुछ उपचार दिलवाते थे। और आपका कौन कौन से उपचार वे दिलवाते थे अपने विवेक के अनुसार उनको पहले जानना है। यानी कि जो ये कानून हम पढ़ेंगे, आपका ये पहला पॉइंट याद रखना है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इक्विटी कोर्टों द्वारा हुई। यानी कि ये इस कानून में जो भी प्रावधान हम बताएंगे ये याद रखिएगा, यह साम्या की देन है। यानी कि साम्य न्यायालयों ने इसे हमें प्रदान किया। लेकिन अब आपका ये किस रूप में प्रतिस्थापित हो गया है कानून के। भले अब बेयर एक्ट में लिख दिया गया हो, लेकिन इसका जो इतिहास है वह आपका पुराना है और साम्य न्यायालयों ने ही आपका इस अधिकार को प्रश्रय दिया, मान्यता दी और उत्पत्ति की। यानी कि इसका मतलब ये सारे या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम या विशिष्ट अनुतोष अधिनियम ये साम्या की देन है, आपका इक्विटी की देन है। तो आइए देखा जाए आपका साम्य न्यायालय करते क्या थे इंग्लैंड के। जब कोई रांगफुल एक्ट होता था या अपकृत्य होता था या जब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता था, यानी कि संविदा को भंग किया जाता था। यानी कि जब आपका कोई व्यक्ति कोई गलती करता था तो जो इक्विटी कोर्ट थे वह आपका कौन कौन से आपका कह सकते हैं कि रेमडी व्यथित पक्षकार को प्रदान करते थे, वे हमें जानना है। एकदम इतिहास से हम शुरू कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले आपका एक बना लिया जाए, फिर एक बार उदाहरण। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये इस मकान का स्वामी है और इसने 20 को अपना मकान बेचने की संविदा की है और ये संविदा मान लीजिए रिटेन में है, लिखित में है। तो ऐसी दशा में अगर ए अपने वचन से मुकरता था यानी कि दोषपूर्ण कार्य करता था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता था या अपकृत करता था, क्योंकि उस समय आपका जो संविदा और अपकृत के मामले थे उसमें अंतर नहीं था, ये याद रखिए, बाद में अंतर किया गया। तो अगर कि कोई व्यक्ति एग्रीड पार्टी थी, व्यथित पक्षकार था, तो जो साम्य न्यायालय अपने विवेक के अनुसार कुछ उसको रिलीफ दिलवाते थे और उन्हीं रिलीफों को एक एक करके हमें देखना है। तो साम्य न्यायालय, अब पहला नियम आइए, साम्य न्यायालय क्या करते थे ये देखा जाए। अगर ए ने ये मकान बेचने का वादा बी से किया और ए अपना वादा नहीं निभाया, वचन नहीं निभाया, यानी कि प्रामिस को ब्रीच कर दिया, तो बी आपका एग्रीड पार्टी हुई, व्यथित पक्षकार हुआ
और बी ए के खिलाफ मुकदमा करता था, सिविल वाद। और बी आपका अपने हक की मांग करता था और ये कहता था कि हजूर हमें ए के खिलाफ रेमडी दिलवाया जाए। तो जो इक्विटी कोर्ट थे वे क्या करते थे? तो जो शुरुआती दौर में आपका जो शुरुआती दौर में आपका मामला चला वह विशिष्ट पालन नहीं करवाते थे। यानी कि साम्य न्यायालय शुरुआती दौर में आपका बी को केवल और केवल मुआवजा दिलवाते थे, संविदा का विशिष्ट पालन नहीं करवाते थे। अर्थात बी को मकान न दिलवाकर केवल धन रूपी क्या दिलवाते थे? प्रतिकर। और धन रूपी प्रतिकर हमेशा पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि फिर वही कोटेशन लास्ट तक पकड़े रहना है जर्मी बेंथम का कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, बदले में कोई अन्य समान वस्तु हमें न दी जाए। लेकिन यदि न्यायालय बदले में कोई अन्य समान वस्तु दिलवाता है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अर्थात यानी कि बी यह मांग करेगा कोर्ट में जाकर, हजूर हमने संविदा ऐसे की है, कॉन्ट्रैक्ट या समझौता या ठहराव किया है, इस मकान के लिए किया है, तो अतः ये अपना वादा नहीं निभाता, तो हमें यही मकान दिलवाया जाए। हमें पैसा रुपया नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए? यही मकान। तो वही मकान अगर दिलवाया जाए तो इसी को हम कहते हैं संविदा का विशिष्ट पालन। याद रखिए, विशिष्ट पालन में वही वस्तु दूसरे पक्षकार को क्या की जाती है? दिलवाई जाती है। आइए तो अब कौन कौन से उपचार इक्विटी कोर्ट प्रदान करते थे इंग्लैंड में? तो 5 प्रकार के उपचार आपका प्रदान करते थे। अब पांचों उपचार देखना है। देखिए, अगर अब बी न्यायालय में गया, कोर्ट में गया, तो बी को क्या क्या उपचार प्राप्त हैं? तो पहला बी मांग कर सकता था कि हजूर इस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाए, यानी कि विशिष्ट पालन करवाया जाए। तो अब एक एक करके आपको चलते रहना है। विशिष्ट पालन का मतलब ये हुआ कि हजूर ए को आदेशित किया जाए कि ए यह मकान मुझे बेचे, क्योंकि जो वस्तु मेरी है वह मुझे क्या की जाए? दे दी जाए। तो बी मुकदमा किया और क्या मांग किया कि इस संविदा का कैसा पालन कराया जाए? विशिष्ट। ये पहला रेमडी है। शुरुआती दौर में न्यायालय विशिष्ट पालन न करा के ज़्यादातर मामलों में आपका धन रूपी प्रतिकर दिलवाते थे, यानी कि मुद्रा दिलवा देते थे, मकान नहीं दिलवाते थे। लेकिन धीरे धीरे इस व्यू में बदलाव आया और न्यायालय अब ज़्यादातर मामलों में इक्विटी कोर्ट या साम्य जो न्यायालय इंग्लैंड के थे वह संविदा का विशिष्ट पालन कराने लगे, यानी कि उस वस्तु को दूसरे पक्षकार को दिलवाने लगे। तो पहला उपचार जो साम्य न्यायालय की देन है वह क्या हो गया? संविदा का विशिष्ट पालन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको आगे बताया जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका जो इक्विटी कोर्ट थे वह इंजक्शन जारी करते थे। इंजक्शन यानी कि व्यादेश करते थे जारी। व्यादेश का मतलब कि एक प्रकार का आदेश देना। ये जो इंजक्शन है, व्यादेश है, ये 2 प्रकार का होता था, या तो पॉजिटिव या निगेटिव। यानी कि या तो सकारात्मक होता था या नकारात्मक। तो इंजक्शन या व्यादेश पहले समझिए, तब अन्य चीज़ें बताई जाए। व्यादेश का मतलब हुआ कि न्यायालय द्वारा दिया गया एक ऐसा आदेश
जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने का आदेश देता है। तो जब न्यायालय ये कहे कि आप कोई कार्य करिए, तो ये सकारात्मक व्यादेश पॉजिटिव इंजंक्शन, और जब न्यायालय कह दे कि आप ये कार्य न करिए, तो इस व्यादेश को, इस इंजंक्शन को निगेटिव इंजंक्शन या नकारात्मक व्यादेश कहा जाता है। ये डिटेल में पढ़ना है आगे, अभी हम बताएंगे, अभी तो आपका भूमिका में ही याद लग जाएगा, क्योंकि सेक्शन आपका जब तक पूरी तरह भूमिका तैयार न हो इस कानून में हमें पढ़ना क्या है, ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक सेक्शन शुरू नहीं होगा। फिर एक बार देखिए, तो व्यादेश द्वारा, अब व्यादेश का एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए इसी पर चलते रहना, पूरा जो आपका हम बताएंगे इसी उदाहरण से कवर होता रहेगा। ए ने अपना मकान बेचने का वादा बी से किया। ए अपने वादे से मुकर गया बाद में कि हम तुम्हें नहीं बेचेंगे। बी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो बी मांग कर सकता है कि हजूर आप इंजक्शन जारी करिए और ए को कोई कार्य करने के लिए या कोई कार्य न करने के लिए आप आदेश द्वारा कहिए। तो न्यायालय, अब दोनों आदेश देखिए, अगर न्यायालय ए को यह आदेशित करता है कि जब तक मुकदमा लिस्ट पेंडेंस है, यानी कि सब जुडिस है, न्यायालय के विचाराधीन है, यानी कि जब तक इस मामले में न्यायालय कोई फैसला न कर दे, तब तक हे ए तुम अपना मकान किसी अन्य को नहीं बेचोगे। तो बताइए ये पॉजिटिव व्यादेश हो गया कि निगेटिव? निगेटिव। भाई आपका नहीं बेचोगे, तो जैसे ही नहीं लग गया कि ये कार्य क्या करोगे, नहीं करोगे, वह जो इंजेक्शन होगा कैसा होगा, निगेटिव। और ये कहा जाए कि हे ए तुम बी को अपना मकान बेचो, तो भाई ये व्यादेश कैसा हो गया, पॉजिटिव। यानी कि व्यादेश भी जारी करते थे संविदा भंग के मामले में, व्यादेश या तो निगेटिव हो सकते थे या क्या, पॉजिटिव। जो तीसरा आपका उपचार था, वह आपका जो इक्विटी कोर्ट प्रदान करते थे, वह तीसरा जो रेमडी थी, रिसीवर की नियुक्ति, यानी कि प्रापक की नियुक्ति। प्रापक का मतलब ये हुआ कि न्यायालय द्वारा नियुक्त ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय की ओर से संपत्ति की देखरेख करता है, उसका संरक्षण करता है, यानी कि संपत्ति की पूरी देखभाल करता है। अब एक प्रापक नियुक्त कर दिया जाए मान लीजिए ए तथा बी में इस मकान को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया और मकान पर कब्जे का हकदार कौन है ये अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो न्यायालय न तो ए को अभी कब्जा दे न बी को दे, और एक अधिकारी नियुक्त कर दे जिसको हम प्रापक या इंग्लिश में रिसीवर कहते हैं, और रिसीवर को मकान का कब्जा दे दे और कह दे कि तुम मकान की देखभाल करो, मकान से किराया वसूलो, जो किराया आएगा तुम कोर्ट में जमा करते रहना। जब अंत में फैसला होगा कि कौन पक्षकार मकान के कब्जे का हकदार है, तब हम और बातें डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्विटी कोर्ट थे, कुछ मामलों में वह प्रापक या रिसीवर संपत्ति की देखभाल के लिए क्या करते थे, नियुक्त। वर्तमान समय में भी आगे बताया जाएगा। चौथा जो आपका कह सकते हैं कि साम्य न्यायालय करते थे, वह अकाउंट का, अकाउंट यानी कि लेखा, लेखा मतलब हिसाब किताब। तो चौथा जो आपका आदेश देते थे न्यायालय, वह पक्षकार से ये कहते थे
कि आप अपना अकाउंट या हिसाब किताब या बही खाता तैयार करिए और तैयार करके हिसाब किताब न्यायालय में पेश करिए। यानी कि आपका साम्य न्यायालय पक्षकारों से हिसाब किताब या इसी को अकाउंट हम कहेंगे या लेखा प्रस्तुतिकरण यानी कि हिसाब किताब तैयार करके कहाँ पेश करिए, न्यायालय में। आपका कहते थे और अंतिम था आपका रेटिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेजों में या विलेखों में परिशोधन। परिशोधन का मतलब सुधार करना। रेटिफिकेशन या परिशोधन का मतलब कि जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें कुछ सुधार किया जाए। फिर एक बार देखिए कैसे सुधार होता है। यानी कि ये मांग की जाती है कि हजूर ये विलेख तो तैयार हुआ है, ये डॉक्यूमेंट तो तैयार किया गया है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने में फ्रॉड कर दिया गया है। फ्रॉड यानी कि हमारे साथ कपट कर दिया गया, धोखा देकर हमको धोखा देकर ये दस्तावेज तैयार कर लिया गया। अतः ऐसी दशा में न्यायालय से ये मांग की जाती है कि जो संविदा में बातें लिखी गई हैं उसमें क्या लाया जाए बदलाव और उसमें क्या किया जाए सुधार। या ये भी कहा जा सकता है कि हजूर हमें ज्ञान ही नहीं था और अज्ञानतावश इन लोगों ने हमसे ये बात लिखवा ली, अतः ये जो हमने अज्ञानतावश बातें विलेख या दस्तावेज या कागज पर लिखी हैं इसमें क्या किया जाए सुधार। तो दस्तावेजों में परिशोधन या दस्तावेजों में सुधार करने का भी आदेश न्यायालय देते थे। कौन से न्यायालयों का हमने बताया, इक्विटी कोर्ट। यानी कि कुल मिलाकर लास्ट लाइन ये रही कि साम्य न्यायालयों ने ही एसारे को जन्म दिया और साम्य न्यायालय किसी गलती या संविदा भंग के मामले में 5 प्रकार के रिलीफ पक्षकार को प्रदान करते थे। पहला आपका विशिष्ट पालन। अब पांचों प्रकार के रिलीफ वर्तमान में कहाँ कहाँ हैं वो भी याद रखना है। विशिष्ट पालन एसारे से ही कवर होगा। आपका दूसरा जो व्यादेश है वह सीपीसी और एसारे दोनों से कवर होगा। तीसरा प्रापक की नियुक्ति, ये भी सीपीसी में जाएगा। फिर आपका लेखा या अकाउंट ये एसारे में, और विलेखों का परिशोधन भी इसी कानून में हमें पढ़ना है। यानी कि जो हमने 5 रेमेडी या उपचार बताए उसमें से सभी उपचार एसारे या विनिर्दिष्ट अनुतोष नियम में नहीं मिलेंगे। मैं बता दूं आपका इसमें से कुछ उपचार यहाँ मिलेंगे, लेकिन कुछ उपचार आपका कहाँ मिलेंगे, दूसरे कानूनों में। तो उतना नहीं जानना है, बस ये जानना है कि 5 आपका उपचार। अब दूसरा नियम देखिए। अब चूंकि जो ये कानून है ये फिर हम बता दें जर्मी बेंथम के इस कोटेशन पर आधारित हैं, इस कथन पर आधारित हैं कि जो वस्तु मेरी है वह मुझे दे दी जाए, बदले में कोई अन्य समान वस्तु मुझे लेने के लिए बाउंड या बाध्य न किया जाए। यद्यपि अगर कोई अन्य वस्तु हमें दिलवाई जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब इस जो वाक्य है हमेशा लास्ट तक ये वाक्य चलता रहेगा और इसी वाक्य आधार ही एसारे का यही है। तो आइए फिर एक बार अब दूसरे एंगल से देखा जाए। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि वर्तमान समय में आपका क्या नियम है। देखिए भाई आपका अब फिर एक बार उदाहरण चेंज किया जाए।
उदाहरण आपका थोड़ा दूसरा हम लेते हैं, क्योंकि मकान वाला उदाहरण एक हो गया है। अब विवाह की संविदा ली जाए, यानी कि मैरिज का संविदा देखा जाए। ए बी से, ए पुरुष है और बी स्त्री है। ए बी से वादा करता है, यानी कि प्रामिस करता है, वचन देता है, यानी कि आपका कह सकते हैं वचन देता है कि हे बी, मैं तुमसे जब मैं जे और एपीओ बन जाऊंगा तब विवाह करूंगा, अभी नहीं। यानी कि आपका जब मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा तो तुम्ही से विवाह करूंगा। अब आपका ये ए बी से क्या करता है, वादा। अब ऐसी दशा में मान लीजिए ए सेलेक्ट हो गया और बाद में सेलेक्ट होने के बाद ए ने अपना वादा निभाया नहीं। वैसे भी लोग बहुत कम निभाते हैं, मैं बता दूं, सामाजिक कम निभाते हैं। आपका वादा तेरा वादा रह जाता है और वादा गया तेल लेने, कहा जाता है ना। और आपका बाबा जी का घंटा बजाते रहिए और भैंस गई पानी में, यानी कि घंटी बजाते हुए पूरब जाइए, तो बताया गया था कि चोर भैंस को किधर ले जाते हैं। आपका कई क्वेश्चन तो आया था रटा रटवाया, यानी कि लगभग 99 क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हैं, अब कोई नहीं कर पाया। अब उसका खेद हमें भी है कि इतना पढ़ाने के बावजूद भी आपका भाई लोग आपका माने नहीं कर पाए, थोड़ा कम रह गए। लेकिन मैं बता दूं, ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन वाला किए हैं। एकदम एक एक वाक्यों को पढ़ते हैं, माने आप तो सामने बैठकर पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन वाले इतना फ़ोन आ रहे हैं, किसी का 112, किसी का 116, किसी का 120 तक है। इसीलिए थोड़ा लोग मेरिट पूछ रहे हैं, तो थोड़ा आपका संदेह हो रहा है कि कितना बताया जाए। मैंने कई लड़कियां भी हैं जो आपका आगे बढ़ती थी, वो भी आपका प्री निकाल लेगी। मैंने जो ये बैठती थी महक जी, आगे बता दूं, अब तो घर चली गई हैं, ऑनलाइन ही पढ़ रही हैं। ये आई थी तो इनको मैंने जीरो ला में जीरो था, लेकिन मेहनत की और लगातार पूछती रही, लगातार पढ़ती रही, और 118 20 तक आयोग के अनुसार सही करके आई है। भाई लगन थी कि हम 6 माह में निकाल के जाएंगे, और खूब पूछती थी फ़ोन से। यहाँ भी आप लोग देखते थे, नहीं आता था तो टोक देती थी। तो ये नहीं कहा जा सकता भाई कि आपका पढ़ाया नहीं गया। और कल ही फ़ोन की थी कि सर इतना है हमारा, और कैसे मेंस की तैयारी किया जाए, तो हुआ कि ऑनलाइन पढ़ते रहिए, शाम को चल ही रहा है स्पेशल बैच एपीओ का, आपका पढ़ते रहिए। यानी कि ये मैं बता रहा हूँ कि इतिहास गवाह है कि जो मेहनत किया लगन से, वह पीछे नहीं रहा। तो फिर एक बार देखिए, वादा तेरा वादा, इसी पर आपका इशारे चलाया जाए। ए ने बी से वादा किया कि वह उससे मैरिज करेगा, और मैरिज करने के पहले ही आपका ए ने अपने अपना वादा निभाने से इनकार कर दिया। अब एग्रीड पार्टी या व्यथित पक्षकार या संविदा भंग से पीड़ित कहिए कौन हुई, बी। आप वकील साहब हैं, भी आपके पास आती हैं कि ये जो निकम्मा था, ये तो विवाह का वादा भंग कर दिया, अब क्या हम करें। तो आपका संविदा भंग के मामले में सबसे पहले आपको रेमडी क्या है वो देखिए। यानी कि अगर ए ने अपना वचन नहीं निभाया है, तो बी के पास कानूनन क्या क्या अधिकार हैं, उन अधिकारों को पहले जानना है। तो पहला अधिकार है संविदा का विशिष्ट पालन, विशिष्ट पालन। दूसरा है आपका कंपसेशन पाले, यानी कि क्या पाले, प्रतिकर संविदा भंग में। तीसरा जो उपचार है वह क्वांटम मेरियट। क्वांटम मेरियट का मतलब जितना काम उतना दाम, यानी कि जिस व्यक्ति ने जितना किया है उसका दाम उतना दे दिया जाए। और चौथा आपका जो अधिकार है, या जो चौथा उपचार है
वह इंजक्शन का यानी कि व्यादेश का। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, संविदा भंग के मामले में कौन कौन से रेमेडी उपलब्ध हैं। बीएचयू एलएलएम में भी यहाँ से आपका पूछा गया था, और जे में भी पिछली बार आपका आया था। इन चारों को पहले अच्छे से समझिए, तब और अच्छा रहेगा। अच्छे से भाई देखिए चारों को। पहला उपचार है कि संविदा का विशिष्ट पालन। अब बीएचयू एलएलए में जो पूछा गया था अन्य जगहों पर कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यानी कि संविदा भंग के मामले में मेन रेमेडी क्या है, मुख्य उपचार क्या है, और यही चार ऑप्शन देगा और आपको इसमें से एक मुख्य उपचार खोजना पड़ेगा। तो मुख्य उपचार का मतलब मेन रेमेडी क्या है। तो पहला और मेन रेमेडी ये है कि संविदा का विशिष्ट पालन, यानी कि जो वस्तु मेरी है उसे मुझे दिलवा दिया जाए आपका, इसी को हम संविदा का विशिष्ट पालन कहेंगे। अब समस्या ये आई कि अब संविदा का नेचर देखना है। जहाँ तक आप कॉन्ट्रैक्ट या संविदा को देख रहे हैं, अब संविदा का नेचर इसमें क्या है। तो नेचर ये है कि ये जो संविदा है ये पर्सनल क्वालिटी पर आधारित है, व्यक्तिगत गुण पर आधारित है, व्यक्तिगत अहर्ता पर आधारित है, और यदि न्यायालय ए को आदेशित करता है कि तुम बी से विवाह करो, और विवाह जबरदस्ती न्यायालय करा भी दिया, तो विवाह के बाद ही आपका जानते हैं क्या होगा। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक सेकेंड बाद ही आपका चप्पल जूता सब क्या हो जाएगा, मारपीट शुरू। तो जो संविधाएं बिहार में ये खूब पूछा जाता है, विवाह की संविधा का विशिष्ट पालन होगा कि नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो संविधा है ये पर्सनल क्वालिटी पर आधारित है, व्यक्तिगत गुण पर आधारित है, और जो संविधाएं दिमाग में बैठा लीजिए, व्यक्तिगत अहर्ता पर, व्यक्तिगत गुण पर आधारित हैं, उनका विशिष्ट पालन नहीं करवाया जा सकता। तो विशिष्ट पालन नहीं होगा तो और तो उपाय हैं भाई, उपाय हैं। तो मुख्य उपचार क्या हुआ संविदा भंग में, विशिष्ट पालन। अब इस उपचार को हम कहाँ पढ़ेंगे, तो इस उपचार को एसआरए में ही पढ़ना है। अब किस संविदा का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है, किसका नहीं कराया जा सकता, इसके लिए दो सेक्शन बिहार में तो बहुत पूछा जाता है। अभी से सेक्शन याद करना प्रयास करिए। सेक्शन 10 बताता है कि किन संविधाओं का विशिष्ट पालन हो सकेगा, और सेक्शन 14 बताएगा कि किन संविधाओं का विशिष्ट पालन संभव नहीं है। तो दो सेक्शन अभी पकड़िए। आपका किन संविधाओं का विशिष्ट पालन हो सकेगा किस धारा में, इस कानून के 10 में, और किनका विशिष्ट पालन नहीं हो सकेगा ये किस धारा में, हम डिटेल में पढ़ेंगे इस कानून के 14 में। तो आगे हम बताएंगे डिटेल में। अब एक नियम बना लीजिए, बिहार में कई बार ये क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से विवाह की संविदा का विशिष्ट पालन हो सकेगा कि नहीं। आप मारिएगा नहीं हो सकेगा, फिर पूछे क्यों नहीं हो सकेगा, क्योंकि ये जो संविदा है ये किस पर आधारित है, पर्सनल क्वालिटी पर। तो आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि जो जो संविदाएं पर्सनल क्वालिटी पर आधारित हैं या व्यक्तिगत अहर्ता पर आधारित हैं, व्यक्तिगत गुण पर आधारित हैं, कम से कम 6-7 ऐसे कार्यों को हमेशा दिमाग में बैठाए रहना है। तो दो चार बताइए कि जो वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरे के बस की बात नहीं है। तो डांस करने की संविदा, ए ने डांस करने की संविदा की, तो क्या उसकी जगह बी डांस करेगा।
करेगा कि नहीं? नहीं करेगा, क्योंकि ये संविदा कैसी है? अब पढ़ाने की संविदा, हमने संविदा की है तो भाई दूसरा आदमी पढ़ाएगा नहीं। तीसरा आपका पियानो बजाने की संविदा, गीत गाने की संविदा, फिर आपका कह सकते हैं कि चित्र बनाने की संविदा, पुस्तक लिखने की संविदा, आपका पेंटिंग की संविदा इत्यादि। जो ये संविदाएं हैं ये व्यक्तिगत गुण पर आधारित हैं और इनका विशिष्ट पालन संभव नहीं है। तो आप ये कहेंगे कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस संभव ही नहीं है, यानी कि जिस कार्य के लिए संविदा की गई थी उसका अक्षरशः पालन संभव ही नहीं है, तो क्या उपाय है? तो दूसरा उपाय मौजूद है कि धन रूपी क्या दिलवा दिया जाए? प्रतिकर। तो फिर एक बार याद रखिए, मुख्य उपचार पूछा गया था बीएचयू में कि क्या है संविदा भंग में, तो आप क्या मार्क कराएंगे? संविदा का विशिष्ट पालन। दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं कि संविदा किन संविदाओं का विशिष्ट पालन कराया जा सकता है? ये एसआरए की किस धारा में है? 10, 11, 12, 13, चार ऑप्शन देगा तो 10 मार्कर मुख्य रूप से आइएगा। कौन सी धारा? 10। विशिष्ट पालन में होता क्या है? वही वस्तु दूसरे पक्षकार को दिलवाई जाती है जिसके लिए क्या हुई थी? संविदा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका है कंपसेशन या प्रतिकर। अब आइए, जहां न्यायालय विशिष्ट पालन न करवा पाए या विशिष्ट पालन करवाता भी है और न्यायालय को लगता है कि कुछ कंपसेशन भी दिलवाना चाहिए, तो ऐसी दशा में न्यायालय आपका कंपसेशन दिलवा सकता है, प्रतिकर दिलवा सकता है, मुआवजा दिलवा सकता है। अर्थात फिर एक बार इसी उदाहरण पर आइए, अगर ए ने विवाह की संविदा बी से की थी और बाद में ए अपने वादे से मुकर गया, तो ऐसी दशा में बी इस संविदा का विशिष्ट पालन तो करवा नहीं सकती, क्योंकि ये संविदा किस पर आधारित है? व्यक्तिगत अर्हता पर या पर्सनल क्वालिटी पर। तो दूसरा क्या अधिकार है बी को? तो दूसरा उपचार बी के पास ये है कि बी न्यायालय में मुकदमा दायर करे और कंपसेशन या धन रूपी प्रतिकर की क्या करे? मांग। तो ऐसी दशा में 3-4 नियमों पर आपको गौर करना पड़ेगा। यानी कि जब आप धन रूपी प्रतिकर पढ़िए तो 3-4 नियम दिमाग में बैठाइए कंपटीशन के लिए। अब एकदम इतिहास से शुरू किया जाए धन रूपी प्रतिकर। आपका जब इस संविदा भंग के मामलों में रेमडी की शुरुआत हुई थी, उस समय साम्य न्यायालय ज़्यादातर मामलों में संविदा का विशिष्ट पालन न करवा के क्या दिलवाते थे? मुआवजा ही। लेकिन धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि हमेशा मुआवजा पर्याप्त नहीं होता, अतः कुछ दशाओं में वही वस्तु दूसरे पक्षकार को दिलवाई जाए जिसके लिए पक्षकारों ने आपस में ठहराव या कॉन्ट्रैक्ट या संविदा किया है, और न्यायालय विशिष्ट पालन की ओर धीरे धीरे क्या होने लगे? साम्य न्यायालय बढ़ने लगे। तो कंपसेशन आपका जुर्माना, कंपसेशन दंड स्वरूप नहीं दिया जाता, ये एक मुआवजा या क्षतिपूर्ति होती है। अब कंपसेशन के बारे में जो बिहार क्वेश्चन बनता है वह देखिए। अब मान लीजिए कि बी ने ए के खिलाफ मुकदमा किया, तो भाई न्यायालय, पहला नियम, न्यायालय आपको कंपसेशन तभी दिलवा सकता है कि जब आप अपने मुकदमे में इस बात का उल्लेख किए हों कि न्यायालय
संविदा पालन के साथ साथ या संविदा का विशिष्ट पालन नहीं भी करवाता तो हमें क्या दिलवा दे? मुआवजा। अगर बी ने संविदा के विशिष्ट पालन की डिमांड की है और मुआवजा की कोई डिमांड नहीं की है, तो क्या न्यायालय ऐसे मामलों में कंपसेशन या मुआवजा दिलवा सकता है कि नहीं? नहीं। यानी कि आपको हर हाल में कोर्ट में क्या करना पड़ेगा? बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि आपका देखिए, आपका हिंदी और इंग्लिश का भी मामला था, अजय सर ने भी बताया। भाई एक और सूचना, भाई जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं पीसीएसजे या आपका एचजेएस के लिए बैच आपका अजय सर द्वारा शुरू करवाया गया है और आपका सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास चलेगी। तो जो लोग इच्छुक हैं आकर 2-4 दिन डेमो ले सकते हैं, जो ला पढ़ते हैं। फिर एक बार बैक होइए, अच्छे से इस सिद्धांत को जानिए। यहाँ से भी आपका निश्चित क्वेश्चन बनता है, बिहार में भी बना है कि क्या न्यायालय सुमोटो से, अपनी इच्छा से, स्वप्रेरणा से या अपने विवेकानुसार कंपसेशन दिलवा सकता है? अगर पार्टी ने कंपसेशन मांगा ही न हो, नहीं दिलवा सकता। यानी कि कोर्ट से आपको हक क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा। जब मुकदमा दायर करिए तो लिखिए कि संविदा का विशिष्ट पालन करवाया जाए। संविदा के विशिष्ट पालन के अतिरिक्त या साथ साथ हमें क्या दिलवाया जाए? मुआवजा। अगर आपने मुआवजे की मांग नहीं की, संविदा के विशिष्ट पालन की मांग की, आपका वाद खारिज हो जाता है तो आप पुनः प्रतिकर की मांग के लिए नया मुकदमा दायर नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ये कहता है कि जब एक बार मौका मिला तो उस मौके का आप क्या उठाइए? लाभ। जैसे कि आपका अजय सर ने भी बताया कि सिविल जज की वैकेंसी अब तब लगा है जब आ जाए, बस ये है कि अति शीघ्र ही आ सकती है आयोग में। तो इसलिए आपका तो नियम ये कहता है कि आप अभी से लग जाइए। जो गलतियां दो कुछ लोगों की एपीओ में हो गई हैं, वे गलतियां अब न हो। बिहार भी आ जाएगा आपका, 1-2 माह में आ ही जाएगा, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आया वैकेंसी पड़ी हुई है। तो भाई इसीलिए माइनर और लोकल लगातार 1.5-1.5 घंटा पढ़ाया जाएगा ताकि अच्छे से कवर हो। क्योंकि वर्तमान समय में मैं बता दूं, अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ कर जाते हैं तो कभी प्री ही नहीं निकलेगा जीवन में। तमाम लोग रो रहे हैं, आज तक प्रिय नहीं निकला, 10 साल से पढ़ रहे हैं, कभी दिल्ली, कभी दौलताबाद, कभी गाजियाबाद, तो कभी इस कोचिंग तो कभी उस कोचिंग। जैसे बंदर वाला हाल है कि एक बंदर को बना दिया गया जंगल का राजा, कहा गया कि न्याय करो, शेर साहब खड़े हैं नीचे, तो बंदर कभी इस डाल तो कभी उस डाल तो कभी उस डाल, दिन भर कूदा और कहा कि हमने तो पूरी मेहनत की न्याय करने की, लेकिन अब शाम हो गई, सुनवाई कल तक के लिए क्या की जाती है? स्थगित। यानी कि भाई तो इस डाल से उस डाल अब कूदने का समय नहीं रहा। अब आ जाएगी वैकेंसी तो 2-3 माह के अंदर फ्री हो जाएगा, 2-3 माह में क्योंकि जे की वैकेंसी सभी गाड़ियों को, यानी कि सभी परीक्षाएं भले एपीओ बाद में हो, जे पहले हो जाएगी, हम बता दें। तो जिन लोगों को इस बार देना है पूरी तरह से भाई पहले से तैयार रहिए, ताकि भाई कोई गलती आगे न हो। फिर एक बार देखिए, अब जहाँ तक प्रतिकर की मांग की बात है, अब बिहार में ही पूछा गया था कि अगर प्रतिकर की मांग मुकदमा करते समय नहीं किया है तो कब तक मांग कर सकता है? वह जरूर याद रखिए। तो न्यायालय द्वारा जजमेंट या निर्णय सुनाने के पूर्व बी, यानी कि इस उदाहरण में जो बी है वह न्यायालय द्वारा उस मामले में फैसला सुनाने के पहले कभी भी
प्रतिकर की मांग कर सकती है कि हमें क्या दिलवाया जाए, प्रतिकर। प्रतिकर का निर्धारण किस कानून द्वारा होगा? इशारे द्वारा नहीं होगा। ये कानून लागू नहीं होगा जो हम बता रहे हैं। कंपसेशन के मामले में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73, 74 और 75 लागू होगी, यानी कि 73, 74 और 75। यानी कि कंपसेशन कितना दिया जाए, इसका निर्धारण एसआरए कानून से नहीं होगा। कहाँ से होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से होगा। और कितनी धाराओं से? 3 धाराएं। कौन कौन? 73, 74 और 75। एक क्वेश्चन वहां से बनता है। तीसरा देखिए आपका, जो संविदा भंग के मामले में तीसरा उपचार है वह आपका है क्वांटम मेरियट का सिद्धांत। क्वांटम मेरियट का मतलब ये हुआ जितना काम उतना दाम। ये भी विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से गवर्न नहीं होगा, ये संविदा अधिनियम से गवर्न होगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं उसकी धारा पूछी जाती है कि क्वांटम मेरियट का सिद्धांत संविदा अधिनियम की किस धारा में समाहित है? तो 70, यानी कि 70। अब 70 में क्वांटम मेरियट है क्या, ये पहले जानिए। क्वांटम मेरियट का मतलब जितना किया उतना दीजिए। यानी कि एक उदाहरण देखा जाए। ए एक व्यक्ति है और बी से कहा कि तुम हमारा चित्र बनाओ, और जब बी आधा चित्र बना चुका था तो ए ने जाकर मना कर दिया कि अब हमारा चित्र न बनाओ। तो बी जितना काम किया है, कितना चित्र बना दिया था? आधा। तो आधा चित्र बनाने की मजदूरी ए से वसूलने का हकदार है कि नहीं है? क्योंकि वह जितना काम किया है उतना उसे क्या मिलना चाहिए? दाम। तो किस धारा में? संविधान नियम की 70। ये भी इशारे से कहाँ चला गया? बाहर। अब इंजक्शन आ जाइए। जहाँ तक अभी हमने व्यादेश बताया भी था कि व्यादेश आपका या तो न्यायालय आदेशित करेगा कि कोई कार्य करिए या कोई कार्य न करिए। जब करिए कहेगा न्यायालय तो वह पॉजिटिव हो गया, और न करिए पर क्या हो गया? निगेटिव। ये तो याद रखिए। तो व्यादेश सामान आपका दो प्रकार का। कौन कौन? एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। समय की दृष्टि से इंजक्शन दो प्रकार का होता है। समय की दृष्टि से अब मैं बता रहा हूँ, नेचर की नहीं। समय की दृष्टि से एक टेम्पररी यानी कि कुछ समय के लिए, और एक परपिचुअल या शाश्वत यानी कि अस्थाई। तो अब आपका यही आपको समझना है लास्ट में। अगर व्यादेश कुछ समय के लिए है तो इसके लिए ये सारे काम नहीं करेगा। इसके लिए द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर यानी कि सीपीसी का आर्डर 39 काम करेगा। और अगर आपका व्यादेश अस्थाई है, परपिचुअल है, शाश्वत है, तब इशारे में प्रावधान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि संविदा भंग के मामले में जो 4 उपचार उपलब्ध हैं, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम सभी के बारे में प्रावधान नहीं करेगा। किसके किसके बारे में करेगा? विशिष्ट पालन। प्रतिकर करेगा नहीं, क्वांटम मेरियट करेगा नहीं, तो ये कहाँ जाएगा? संविधान नियम में प्रावधान है। और व्यादेश, तो व्यादेश अगर अस्थाई है तो अलग कानून है, लेकिन अस्थाई व्यादेश है तब कौन सा कानून लागू होगा? एसआरए। यानी कि एसआरए का दायरा क्या है? सीमित है। संविदा के सभी उपचारों को अपने में कवर नहीं करता।
केवल कौन कौन सा उपचार इसमें कवर करता है? विशिष्ट पालन। और व्यादेश में भी पूरा नहीं बल्कि आधा ही। तो अस्थाई की अस्थाई, अस्थाई, और अस्थाई के लिए अलग कानून। ये कम से कम याद रखिएगा भाई इतना। यानी कि ये हम बताने का प्रयास किए एसारे की उत्पत्ति माने कैसे हुई, एसारे का ध्येय वाक्य क्या है। अभी सेक्शन ऑक्शन नहीं बताया गया। पहले तो आपका दिमाग अस्थिर होना चाहिए, किस कानून में हमें पढ़ना क्या है। अब इशारे आप लोग खुद बताइए, ये किसका भाग है, यानी कि किसका पार्ट है, ये पूछा जाता है। तो इशारे जो हैं या विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है, ये संविदा अधिनियम का ही भाग है। यानी कि जो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का ही एक पार्ट कौन है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये भी पूछा जाता है। तो 15 मिनट का भाई ब्रेक रहेगा, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। इसको कल और हम बताएंगे। आपका